भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्री मार्ग की खोज की। स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया था, तो अब समुद्री मार्ग की खोज स्टार्ट था, भौगोलिक खोजें स्टार्ट थी। तो उसी क्रम में वास्को डी गामा भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्री की मार्ग की खोज करता है। कब? 17 मई 1498 ईस्वी को। वो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से होते हुए पुर्तगाल से निकलता है। केप ऑफ गुड होप, जिसे हम लोगों ने पढ़ा, केप ऑफ गुड होप उत्तमाशांतरीप, आशा का द्वीप, होते हुए भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट बंदरगाह, दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट बंदरगाह, वर्तमान नाम, ध्यान रखेंगे, वर्तमान नाम कोझिकोड पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक उपाधि जमोरीन ने उसका भव्य स्वागत किया। अब वहां पहुंचा तो उसकी स्वागत होती है। तो अब वो वहां पे पहुंचा तो बोला कि हमको तो यहाँ पे व्यापार करना है। तो जमोरीन के द्वारा वो व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त करता है। वह वास्को डी गामा, वह कौन? वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाला प्रथम या पहला यूरोपीय था। अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाला प्रथम या पहला यूरोपीय था। उसके बाद इससे पहले ही ध्यान देने वाली बात है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के बीच और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्गों की खोज की। उससे पहले ही यहाँ से निकले थे, जब सन 1453 ईस्वी की घटना हुई थी, उसके बाद ही निकले थे भारत की खोज के लिए। केप ऑफ गुड होप की खोज सन 1488 पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियाज, लेकिन ये कहाँ पर जाकर रुक गए थे? केप ऑफ गुड होप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान आता था, तो ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है या आ सकता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो पुर्तगाली खोजकर्ता ने सन 1488, नाम बार्थोलोम्यू डियाज। इसे नेविगेटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियाज को नाम दिया गया। इसी ने केप ऑफ गुड होप को केप ऑफ स्टॉर्म्स, तूफानों का केप, नाम दिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान आता था समुद्र में, तो इसीलिए केप ऑफ गुड होप का नाम केप ऑफ स्टॉर्म दिया। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वास्को डी गामा पहले भारत पहुंचा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति भारत कौन आया है? दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन भारत आया? तो सन 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बरेज कैब्राल नामक दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत आया। फिर जब वास्को डी गामा यहाँ से व्यापार करके मसाला खरीद के जब अपने स्वदेश पुर्तगाल लौटता है, तो उसे 60 गुना, यानी कि पूरे खर्चा का 60 गुना मुनाफा प्राप्त होता है। इस भारी भरकम मुनाफे को देखते हुए वहाँ के लोग, पुर्तगाल के लोग, उसका भव्य स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत और यूरोप के मध्य नए रास्ते की तलाश कर चुका था। तो अब 1502 ईस्वी में पुनः दूसरी बार वो भारत आया। कब? 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। इस प्रकार यहीं से पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन होने लगा। अब निरंतर आगमन होने लगा तो अब वो बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे नहीं। व्यापार करने के लिए जब कुछ खरीद रहे सामान, रेशम है, सूती वस्त्र है, मसाला है, और भी कोई चीज जब खरीद रहे हैं, तो बार बार आने जाने से अच्छा था वो उन्होंने सोचा कि अब यहीं पे एक अपना कोठी, व्यापारी कोठी जिसे कहते हैं, वो यहीं पे बना लिया जाए, ताकि हम लोग जो व्यापार करने का जो सामान यहाँ से लेके जाएंगे, तो उसे एक जगह एकत्रित करके फिर यहाँ से समुद्री मार्गों के द्वारा यूरोपीय कंट्री में ले जाकर बेचेंगे। तो इससे नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपना प्रथम कोठी कहाँ पे स्थापना की, प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापना की, क्योंकि वो करेंगे तो कहाँ? बंदरगाह, यानी समुद्री किनारे, ताकि उनको समुद्री के रास्ते से होते हुए यूरोप तक ले जाने में कोई कठिनाई ना हो।
तो सबसे पहले तो पुर्तगाली अपना फैक्ट्री या कोठी स्थापना करते हैं कालीकट में, लेकिन वहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ता है उनको कुछ व्यापारियों के द्वारा, हिंदू शासक के द्वारा। तो जमोरिन के द्वारा उनका कोठी जो है वास्को डी गामा का, वो बंद करा दिया जाता है। वास्को डी गामा का कोठी बंद करवा दिया जाता है, पुर्तगालियों के द्वारा जो बनाया गया था कालीकट में, वो बंद हो जाता है। तो इसके बाद वो अपना दूसरा सफल कोठी बनाते हैं 1503 ईस्वी में। उसको हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पुर्तगाली ने अपना प्रथम कोठी कहाँ स्थापना की, दूसरी कोठी कहाँ स्थापना की, किस प्रकार से भारत में अपना पैर जमाया और यहाँ पे व्यापार किया। पुर्तगाली ही ऐसे व्यापारी थे या कंपनियां थी जो भारत में प्रथम, पहले आए और भारत छोड़ने वाले सबसे लास्ट यानी कि उपनिवेश था, कंट्री था, यूरोपीय कंट्री या यूरोपीय कंपनी। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि पुर्तगालियों का आगमन, क्या पढ़ रहे थे? पुर्तगालियों का आगमन। तो इसमें हम लोगों ने कुछ बिंदु का चर्चा किया, कुछ बिंदु के बारे में चर्चा किया कि सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आता है, उसका स्वागत किया जाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा यात्री आता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, और तीसरी बार पुनः वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आता है। तो इस प्रकार निरंतर यूरोपियों का या पुर्तगालियों का आगमन भारत में होने लगता है। तो जब निरंतर आगमन होने लगा, आने जाने लगे, तो उन्हें अब सोचा उन्होंने कि अब यहीं पे रह के अपना एक जगह, जैसे मसाला और अन्य चीज़ें जो यहाँ से भारत से खरीद कर अपने यूरोपीय कंट्री में ले जाकर व्यापार कर रहे थे, तो अब उन्हें लगा कि यहीं पे जगह का निर्माण किया जाए, तो उसके जैसे मसाले और अन्य चीज़ों का वहाँ पे भंडारण हो सके। तो इसके लिए अब उन्हें आज्ञा पत्र लेना है, क्योंकि अब भारत में व्यापार करने आए हैं, तो बिना किसी, वहाँ के जो शासक हैं, जो लोकल राज्य के जो शासक है, जैसे कालीकट में वास्को डी गामा आया, तो पहले उससे आज्ञा पत्र लेंगे कि हम यहाँ पे अपना कोठी बनाएंगे, अपना किला बनाएंगे, भंडारण के लिए अपने सामान को यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद यहाँ से अपने कंट्री में, यूरोपीय कंट्री में ले जाके इसका व्यापार करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कि पहले तो वो जैसे कोठी यानी कि एक किला बंद मकान बोल सकते हैं, जिसे उसे कोठी के रूप में जानते हैं, फैक्ट्री के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि जैसे वो लोग समूह में आए थे यहाँ पे व्यापार करने, अकेले तो कोई व्यापार करने नहीं आएगा, तो समूह में जब व्यापार करने आए थे यहाँ पे, तो अब उन्हें सामान जो खरीद कर यहाँ से व्यापार करने के लिए ले जाएंगे अपने देश में, तो उन्हें रखने के लिए एक जगह की जरूरत थी। तो पहले तो वो कालीकट में अपना कोठी बनवाना चाहते थे, लेकिन उनका विरोध होता है और जमोरिन के द्वारा उसे बंद करा दिया जाता है। तो अब किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि यहाँ पे उन्हें भंडारण के लिए कोठी की जरूरत या आवश्यकता पड़ रही है, तो उसके लिए वो जरूरी है, बनवाना जरूरी था। तो टैक्स देकर या कुछ और लोभ देकर यहाँ के शासक द्वारा, भारत के जो लोकल शासक थे वहाँ पे, तो उनके द्वारा अब बोला गया कि नहीं, हमें जरूरी है, बहुत जरूरी है, यहाँ से आने जाने में तूफान, समुद्री तूफान का सामना करना पड़ता है, तो एक बार हम इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद ले जाएंगे। ये आए थे व्यापार के मकसद से, लेकिन यहाँ का भारत का जो अर्थव्यवस्था इतना मजबूत, उस समय समृद्ध हो चुका था या था, तो उसको देखते हुए वे मन बनाने लगे कि अब यहीं पे रह के व्यापार किया जाए। तो इसके लिए उन्हें व्यापारी कोठी की स्थापना करनी पड़ी, आज्ञा लेना पड़ा, उसके बाद ये कोठी की निर्माण कर सके। तो इसमें चलिए पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों ने सबसे प्रथम या सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी कहाँ बनाई। तो 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में, कहा? कोचीन में अपनी पहली व्यापारी कोठी बनाई। कहाँ? 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली व्यापारी कोठी बनाई। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 1505 ईस्वी में कन्नूर, केरल में स्थित जगह कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। कौन सी फैक्ट्री बनाई? दूसरी फैक्ट्री। पहली फैक्ट्री कहाँ? 1503 ईस्वी में कोचीन में, दूसरा कन्नूर में। 1503 ईस्वी में ही पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने
कोचीन में फोर्ट यानी किला इमैनुअल बनवाया था। दुर्ग किला इमैनुअल बनवाया था, जिसका नाम दुर्ग यानी कि जिसका नाम किला या दुर्ग कह सकते हैं, इमैनुअल इमैनुअल बनवाया था। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि वायसराय क्या होता है। यानी कि वायसराय के रूप में यहाँ पे आया कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो जैसे पुर्तगाली जो शासक, जो केंद्रीय सत्ता उस समय चल रहा था, तो शासक तो अब हर एक देश में व्यापार करने नहीं जा सकता है, भारत हो या एशियाई देशों में। तो शासक के जगह पे या शासक के द्वारा भेजा गया प्रमुख व्यक्ति जो व्यापारिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है या उस समय अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने में जो मदद कर रहा था, तो उसके लिए एक व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति को भेजा जाता था, उसे वायसराय बोला करते थे। यानी कि शासक के द्वारा भेजा गया प्रमुख व्यक्ति, उसे वायसराय कहते हैं, वायसराय। तो वायसराय जो थे अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये दूसरा वायसराय था जो भारत में पुर्तगाल की तरफ से आया था। तो इन्होंने कोचीन में एक किला बनवाया जिसका नाम फोर्ट इमैनुअल था। अब आगे देखते हैं। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया। पहले आया 1498 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में, यानी कि लगातार ये आते रहा भारत में। तो जब तीसरी बार भारत ये आया तो ये गवर्नर बन के आया, पुर्तगाली गवर्नर। अब पुर्तगाली गवर्नर क्या होता है? गवर्नर जनरल या गवर्नर क्या होता है? तो वायसराय तो यानी कि शासक के द्वारा भेजा गया व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति, यानी कि डायरेक्ट शासक का प्रतिनिधि बोल सकते हैं कि शासक का डिसीजन, जैसे शासक उससे जो बोलेगा वो वही काम करेगा वहाँ पे। यानी कि व्यापारिक क्षेत्र, अपना आधिकारिक क्षेत्र और राजनीतिक कूटनीति बढ़ाने के लिए अपना वायसराय भेजा करते थे। अब जनरल यानी कि कंपनी पे, जैसे वो जगह जगह पे कोठी बना रहे थे, जगह जगह पे वो अपना अधिकार करते जा रहे थे। तो सन आते हैं 1498 में, सन बात है 1524 ईस्वी की। तो ये गवर्नर के रूप में आते हैं, यानी कि एक एक कंपनी का ये मालिक, यानी कि कंपनी के नेतृत्व करने वाले को गवर्नर कहा जाता था। एक कंपनी के नेतृत्व या मालिक को गवर्नर कहा जाता था, और शासक के द्वारा भेजा गया प्रमुख व्यक्ति को हम लोग वायसराय, यानी कि डायरेक्ट शासक का प्रतिनिधि, यानी कि डायरेक्ट उसे हम लोग शासक के जगह पे ही कह सकते हैं। तो उसे वायसराय बोलते थे, और गवर्नर यानी कि कंपनी का मालिक। अब अलग अलग जगह पे कोठियां बनवाई, उसे देखने के लिए अलग अलग लोग चाहिए। तो हर एक कंपनी के लिए, जैसे पुर्तगाली कंपनी आई तो पहली कंपनी फैक्ट्री बनाई कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री बनाई कन्नूर में। तो अब यहाँ देखने के लिए अलग, वहाँ देखने के लिए अलग, और सबको देखने के लिए एक अलग व्यक्ति। तो सबको देखने के लिए जो व्यक्ति था वो वायसराय, जो शासक के द्वारा भेजा गया, और अलग अलग जो फैक्ट्री या कोठी को देखने के लिए उसे गवर्नर, यानी कि कंपनियों का जो हेड, कैप्टन जिसे बोल सकते हैं, कप्तान जिसे बोल सकते हैं, उसे गवर्नर बोला जाता था। तो तीसरी बार 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा गवर्नर बनकर आया पुर्तगाल की तरफ से भारत में, लेकिन किसी कारणवश या बीमारीवश उसकी मृत्यु भारत में हो जाती है। दिसंबर सन 1524 ईस्वी में इसकी मृत्यु भारत में ही हो जाती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का खोजकर्ता, समुद्री मार्गों के द्वारा भारत का खोजकर्ता वास्को डी गामा, जिसने यूरोप और भारत के बीच समुद्री रास्ते की खोज की, उसकी मृत्यु भी भारत में ही हो जाती है। यानी कि जिसने भारत को खोजा उसकी मृत्यु भी भारत में हो गई, और उसे दफनाया गया कोचीन में। कहाँ दफनाया गया? कोचीन में। तो अब इसमें हम आगे पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे कि भारत में पुर्तगाल की तरफ से आने वाले जो वायसराय थे वो कौन कौन से थे, उन्होंने अपने क्षेत्र या अपने कार्यकाल में कौन कौन सा काम किया, कौन कौन सी नीतियां लाई, यहाँ पे अपना व्यापारिक क्षेत्र, अपना राजनीतिक क्षेत्र कितने दूर में फैलाया, और क्या क्या वर्चस्व कायम किया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि भारत में पुर्तगाल की तरफ से आने वाले कौन कौन से वायसराय थे। तो इस बिंदु को एग्जाम के दृष्टिकोण से नोट कर लेंगे, याद रखेंगे
कि पहली फैक्ट्री पुर्तगाली ने कहाँ स्थापित की? 1503 ईस्वी में कोचीन में, दूसरी कन्नूर में 1505 ईस्वी में, और 1524 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है वास्को डी गामा की, जिसे दफनाया जाता है कोचीन में ही, यानी कि भारत का खोज करता और भारत में ही रह गया। तो चलिए पढ़ते हैं पुर्तगाली वायसराय। पुर्तगाली वायसराय, पुर्तगाली वायसराय, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से वायसराय पुर्तगाल की तरफ से पुर्तगाल के शासक के द्वारा भेजा गया, उनका कितने वर्ष का कार्यकाल रहा। जैसे कि अभी किसी नेता और किसी विधायक का कार्यकाल 5 साल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल रहता है, उसी तरीके से उनका कार्यकाल यहाँ पे रहा कि कितने दिनों तक वो अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए और क्या क्या नीतियां लागू की। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि पुर्तगाली वायसराय जो भारत में आए वो कौन कौन से थे। तो इसी कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं कि पहला पुर्तगाली वायसराय, जिसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहता है, यानी कि पुर्तगाल के शासक द्वारा भेजा गया वायसराय, जो यहाँ पे भारत में अपने व्यापारिक और राजनीतिक और कूटनीतिक स्थिति के कारण ये अपना क्षेत्र फैलाने में कितना कामयाब रखता है, वो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो प्रथम भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अभी आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि फ्रांसिस्को नाम के आगे है इसका तो ये फ्रांस का होगा, ऐसा नहीं है। ये पुर्तगाल का वायसराय था जिसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी। इसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहा जाता है। कौन लागू किया? जैसे क्वेश्चन में आ सकता है परीक्षा में कि ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने वाला कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, भारत में आने वाला पुर्तगाल की तरफ से प्रथम वायसराय। तो इसे कार्टे सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हिंद महासागर में जो भारतीय, अरबी, मुगल जो भी व्यापार करते थे हिंद महासागर में, उन्हें अरब सागर में जाने के लिए इनसे परमिट लेना पड़ता था। किससे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से, यानी कि हिंद महासागर से अरब सागर में जाने के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी कि वायसराय, जिन्होंने लागू किया ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अब इससे क्या लेना पड़ता था? परमिट, जिसे कार्टे सिस्टम भी कहते थे। और इसके बदले में वो क्या करते थे ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत, ये सुरक्षा मुहैया कराते थे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी समुद्र में नहीं होगी। यानी कि उस समय समुद्री डाकू और समुद्री लुटेरे भी तो चलते थे, ऐसा तो था नहीं कि सभी जगह सुरक्षित था। तो इसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा गया, यानी कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसके बदले आप हमें टैक्स पे कर सकते हैं, यानी कि टैक्स दीजिए, आप वहां पे जाके व्यापार कीजिए, यानी कि हिंद महासागर से अरब सागर में। तो 1508 ईस्वी में ये क्या किया कि चौल का युद्ध हुआ, किसके बीच? गुजरात के शासक और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बीच, जिसमें ये पराजित हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि चौल के युद्ध में ये क्या हुआ? पराजित हुआ। चौल का युद्ध कब लड़ा गया? 1508 ईस्वी में। फिर 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के समुद्री बेड़ों को ये पराजित करता है और हिंद महासागर में अपना स्थिति और ज्यादा मजबूत करता है। क्या? 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के समुद्री बेड़ों को पराजित कर हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत किया, और इस युद्ध को दिव के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है।
यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने 1505 से 1509 ईस्वी तक वायसराय बनकर काम किया भारत में पुर्तगाल की तरफ से। और ये क्या किया कि ब्लू वाटर पॉलिसी, सबसे ज्यादा इसका जो नीति है वो ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहा जाता है। इसमें क्या था कि काटे सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें ये करते थे कि परमिट लीजिए आप कौन, मतलब भारतीय, मुगल और अरबी व्यापारी, इससे परमिट लेना होता था और वे हिंद महासागर से जाकर अरब सागर में व्यापार करने के लिए, तो अरब सागर में जाने के लिए, तो इसके तहत उन्हें कुछ टैक्स देना पड़ता था और इसके बदले में ये सुरक्षा मुहैया कराते थे। कौन सुरक्षा मुहैया कराते थे? पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाली वायसराय की तरफ से। तो अब फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बारे में हम लोग पढ़ लिए, एक नज़र डालते हैं इस पे। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में आने वाले प्रथम वायसराय पुर्तगाल की तरफ से। कार्यकाल 1505 से 1509। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लागू किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। इसे शांत जल की नीति काटे सिस्टम कहा जाता है। काटे सिस्टम के अंतर्गत भारतीय, मुगल, अरबी को हिंद महासागर से अरब सागर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। किससे? तो पुर्तगाली वायसराय से। और इसके बदले में ये क्या मुहैया कराता थे या कराता था? तो सुरक्षा मुहैया कराता था। इसके बदले में कुछ रकम लेते थे। तो अब 1508 ईस्वी में क्या हुआ? चोल का युद्ध हुआ, जिसे गुजरात के शासक से परास्त हो जाता है। फिर 1509 ईस्वी में अपना लगातार प्रयास जारी रखता है कि ताकि हम अपने क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, समुद्री क्षेत्र में हम अपना दबदबा कायम रखें, स्थिति मजबूत करते रहें। तो अब 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्क एवं गुजरात तीनों का जो मिश्रित बेड़ा था उसको पराजित करके ये अपना हिंद महासागर में अपनी स्थिति को, दबदबे को और बढ़ाता है। तो इसे द्वीप के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। तो ये था इनके बारे में संक्षेप में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बारे में। इनके नाम से मत जाइएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा फ्रांस के थे, ऐसा नहीं है। ये पुर्तगाल की तरफ से आने वाले भारत में प्रथम वायसराय थे। पुर्तगाल की तरफ से आने वाले प्रथम वायसराय। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पुर्तगाल की तरफ से दूसरे वायसराय कौन था। तो दूसरा वायसराय जो था पुर्तगाल की तरफ से, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। पहले वायसराय के बारे में आपको पता हो गया, कौन था पुर्तगाली वायसराय? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी। तो अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कि भारत में पुर्तगाल की तरफ से आने वाला दूसरा वायसराय कौन था। तो बता देते हैं कि दूसरा वायसराय जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद कौन आया? नीनो डी कुन्हा। इन्होंने अपना अपना क्या कार्य किया, क्या क्या नीतियां लगाई, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।